रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और कौन सा बैक्टीरिया जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है वो काज करता है, और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और इनको लेने का तरीका बताऊंगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं और उर्दू में इसे हम तपदिक भी कहते हैं, ये दोस्तों एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है। दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अमूमन हमारे लंग्स को जो है ना वो मुतासर करता है। इन दोस्तों, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसकी वजह से ये डिजीज जो है ना वो काज होती है, और इसकी वजह से हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन जो है ना वो हो जाता है, और इसकी वजह से पेशेंट को लंग्स में एक वो कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, नाक से कुराजा जो है ना उसका फ्लो जो है ना वो देखने में आता है, और साथ में सीरीजिंग का सिम्टम यानी छींकों का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। ये दोस्तों पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, और इसके साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, और इसके साथ मिलरी ट्यूबरक्लोसिस जो ना वो भी होता है। इन दोस्तों, जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है ये होता है इनिशियल फेज में। इसमें जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो हमारे लंग्स को जो है ना वो मुतासर करता है, और दोस्तों उसकी वजह से जो हमारा लंग्स वाले रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें इन्फ्लामेशन जो है ना वो हो जाती है, और उसकी वजह से पेशेंट होता है वो एक कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। कफ जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रिसिस्टेंट होती है, यानी उसमें बहुत ज्यादा लेसदार मवाद जो है ना वो कफ साथ निकलता है, और उसके साथ चेस्ट में पेन जो है ना वो देखने में आती है, साथ बहुत ज्यादा फटीग जो है ना वो देखने में आती है, और उसमें पेशेंट में वेट लॉस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। इन दोस्तों, जब पेशेंट को इनिशियल में ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम देखने में आता है, इसमें पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे एक टाइटनेस, एक वो कफ का सिम्टम देखने में आता है, साथ फटीग और वेट लॉस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और इसके साथ दोस्तों, जब पेशेंट को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, इन जब दोस्तों अगर आपने इनिशियल में ट्रीटमेंट नहीं करवाया है या फिर आपने कोई बदपरहेजी की है, तो आपने अपनी प्रॉपर केयर नहीं की, तो नेक्स्ट जो फेज होगी वो होगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इन दोस्तों, ये एक ऐसी फेज होती है जिसमें जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं उस बैक्टीरिया की लपेट में आते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट का ब्रेन भी हो सकता है, वो किडनी भी हो सकती है, वो कोई बोन भी हो सकती है, या फिर जॉइंट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे इर्द गिर्द के ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये इन्फेक्शन जो है ना वो फैलता है, और उसकी जो डिजेनरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड फेज होता है मिलरी ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों, जो मिलरी ट्यूबरक्लोसिस होती है वो इसकी थर्ड फेज होती है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड के थ्रू जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जो है ना वो स्प्रेड कर जाता है, और उसकी वजह से मुख्तलिफ ऑर्गन जो है ना वो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसमें उसमें लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन भी डैमेज हो सकते हैं, लिवर भी डैमेज हो सकता है, और उसके साथ पेशेंट की जो स्पाइनल वाला रीजन है वो भी अफेक्ट जो है ना वो हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड के थ्रू पूरे जिस्म में स्प्रेड कर जाता है, और उसके साथ पूरे जिस्म के ऑर्गन को जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन को जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है। इन दोस्तों, ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं, ऑर्गन की वर्किंग डेफिशिएंसी भी कमजोर हो सकती है। ये दोस्तों इसका मिलरी ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों इसको कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी पॉसिबल रीजन होती है जिसकी वजह से जो मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो है ना हमारे इंसान के जिस्म पे जो अटैक करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट जिनके ऊपर इस बैक्टीरिया जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, अगर उसने अटैक किया हो, तो ऐसे इंसान को ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और सेकंड, वो इंसान जो किसी इन्फेक्टेड इंसान के पास रहता हो, एक कमरे में रहते हो और कमरा हवादार ना हो, और उसकी वजह से दूसरा इंसान भी इस जो डिजीज में जो है ना वो मुब्तला हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये हवा के जरिए जो है ना वो फैलता है। यानी ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड है, अगर वो किसी इंसान के साथ रह रहा है, वहां पे हवादार कमरा नहीं है, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली उस चीज से जो है ना वो अफेक्ट हो जाएगा। और सेकंड, ये इंसान जो है ना इसमें भी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और थर्ड दोस्तों, ऐसे लोग जो ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिनमें ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ है, और उसके वो प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, उसके खोंसने से और उसके छींकने से जो मुंह के रास्ते थूक बाहर निकलता है, तो वो दूसरे इंसान जब सांस लेता है तो नोज के जरिए वो पार्टिकल्स के अंदर चले जाते हैं, तो इस वजह से भी दूसरा इंसान जो है ना वो इस बैक्टीरिया से जो है ना वो अफेक्ट हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों, ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग
जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो, यानी इनका मदाफती निजाम जो है ना वो बहुत कमजोर हो, या तो वो किसी एड्स में मुब्तला हो, या फिर वो डायबिटीज हो, या फिर उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो, तो ऐसे लोग भी बहुत ही जल्दी जो है ना वो ट्यूबरकुलोसिस का जो है ना वो शिकार हो सकते हैं। इन दोस्तों ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो, इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल ना हो, तो ऐसे लोगों में भी ये इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत जल्दी काज करता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनमें ये इन्फेक्शन हुआ हो लेकिन उन्होंने मेडिसिन ट्रीटमेंट करवाया हो, वो खत्म हो गया हो, इन दोस्तों ये पुराना इन्फेक्शन होता है जिसम में रहता है और वक्त के साथ दोबारा एक्टिव हो जाता है। इन दोस्तों ये एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली डिजीज होती है, ये लंबा चलने वाली डिजीज होती है। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉपर एहतियात और केयर करनी चाहिए। इन दोस्तों ये जब तो हमारे जिस्म में होता है तो ये किसी किस्म का कोई भी साइन शो नहीं करता, और जब ये एक्टिव होता है तो ये इसमें पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के साइन जैसे छींकना, कफ करना, या फिर बहुत ज्यादा persistent कफ जो है ना वो देखने में आती है, साथ मुझे सलाइवा जो है ना वो निकलता है, साथ स्नीजिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, वीकनेस आती है, और इसके साथ वेट लॉस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। इन दोस्तों ऐसा इंसान जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट करवाया हो वो रिकवर हो गया हो, लेकिन उसके बैक्टीरिया जो है ना वो जिसम में मौजूद हो और वक्त के साथ दोबारा एक्टिव हो गया हो, तो उस ऐसे इंसान में भी ये चीज सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और उसके साथ दोस्तों ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तंग जगहों पे रहते हैं, या फिर इनका जो म्यारी जिंदगी है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो, यानी ऐसे लोग जिन्होंने तिबी सहूलतें बहुत कम हो, या फिर वो बहुत नाकस खुराक खाते हो, तो ऐसे लोगों में भी ये सिम्टम जो है ना वो आ सकता है, यानी वो ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हो सकते हैं। ये दोस्तों चंद एक रीजन थी जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस में जो है ना वो डिजीज में मुब्तला हो सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि ट्यूबरकुलोसिस के केस को या ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी मेडिसिन को आप किसी भी डॉक्टर की मर्जी के बगैर जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। ट्यूबरकुलोसिस में सबसे अहम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, वो होती है ट्यूबरक्लिनियम। दोस्तों ट्यूबरक्लिनियम एक नसोड है, आपने ये मेडिसिन वीक में एक दफा जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। इसकी एक डोज जो है ना वीकली आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, वो होती है आर्सेनिकम आयोडेटम। दोस्तों आर्सेनिकम आयोडेटम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है और उसमें बहुत ज्यादा कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ट्यूबरकुलोसिस के केस में, वो होती है कैलकेरिया कार्प। इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, वो है फ्लिंडेरियम। दोस्तों मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है ट्यूबरकुलोसिस के केस में। और अगर किसी पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है और उनमें बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, तो ऐसे केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अगर आपको इनिशियल में टीबी जो है ना वो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ है, तो आपने ये मेडिसिन जो है ना वो आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। तो आपको ये आगे फर्दर जो ट्यूबरकुलोसिस के जो स्टेप है उनसे भी कवर अप करेगी, और आपकी जो ट्यूबर के जो टीबी के सिम्टम है उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो खत्म करेगी। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी मेडिसिन को आप किसी भी डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो नीचे दिए गए मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।